वजीर आजम हाउस के एक बंद कमरे में मीटिंग जारी थी। मीटिंग की सदारत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कर रही थी। उनके साथ मेज पर आर्मी ऑफिशियल्स बैठे थे। ये वो वक्त था जब परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ नहीं बने थे। इस मीटिंग में वो डीजीएमओ की हैसियत से शरीक थे। परवेज मुशर्रफ ने भारत से कश्मीर वापस लेने का एक लंबा चौड़ा मंसूबा पेश किया। प्रोजेक्टर की मदद से हर तफसील बताई और फिर वो खामोश हुए तो कमरे में मौजूद हर वर्दी पहना ऑफिसर यूं समझ रहा था कि जैसे बस अब तो कश्मीर आजाद हो ही गया। वो सब परवेज मुशर्रफ के प्लान से मुतफिक थे और परजोश भी। लेकिन भुट्टो साहिबा की आवाज सुनाई दी, फिर क्या होगा जब हम श्रीनगर पर कब्जा कर लेंगे। मुशर्रफ बोले, फिर हम श्रीनगर असेंबली पर पाकिस्तानी परचम लहरा देंगे। बेनजीर ने तंजिया लहजे में कहा, क्या होगा? मुशर्रफ बोले, फिर आप यूनाइटेड नेशंस जाकर कहिएगा कि हमने कश्मीर ले लिया, इसलिए अब जुग्राफियाई नक्शे में तब्दीली की जाए। बेनजीर भुट्टो ने पहलू बदला और फिर मुशर्रफ पर वार किया। इससे क्या होगा? अब परवेज मुशर्रफ चिढ़ गए और बोले, आप मुझसे कहलवाना क्या चाहती हैं? कश्मीर हमारा होगा बस। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बोली, नहीं जनरल, अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने हमसे गो बैक कह दिया और अगर हमसे आजाद कश्मीर भी खाली करने का कह दिया तो कहा जाता है कि उस वक्त अगर बेनजीर भुट्टो परवेज मुशर्रफ के प्लान पर अमल कर लेती तो आज कश्मीर आजाद होता। लेकिन मोहतरमा भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने परवेज मुशर्रफ का मशवरा इसलिए नहीं माना क्योंकि मैं अपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद रखना चाहती थी। क्या वाकई ही परवेज मुशर्रफ इतने अजीम ज़हन के मालिक थे? आज तक हमें परवेज मुशर्रफ का सिर्फ नेगेटिव फेस ही दिखाया गया है, लेकिन आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप देख सकेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ एज ए गुड डिक्टेटर। क्या ऐसा ही था? तो चलिए उनके बचपन से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बस एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक एम्पायर ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बरतानवी राज था और सैयद मुशर्रफुद्दीन एक सीधे साधे अकाउंटेंट थे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेन ऑफिस में काम किया और तरक्की करते करते अकाउंटेंट डायरेक्टर बन गए। 11 अगस्त 1943 को उनके घर एक लड़के की पैदाइश हुई जिसका नाम परवेज रखा गया। जी हाँ, यही परवेज बड़ा होकर परवेज मुशर्रफ के नाम से मशहूर हुआ। अभी मुशर्रफ 4 साल के थे जब पाकिस्तान बना तो उनके खानदान ने पाकिस्तान हिजरत कर ली। यहाँ उनके वालिद सिविल सर्विस में मुलाजमत करने लगे और जल्द ही उनकी पोस्टिंग वजारत खारजा में हो गई। एक अरसे तक परवेज मुशर्रफ अपने वालिद के साथ इस्तांबुल में रहे, लेकिन फिर कराची आकर नाजिम आबाद नंबर 3 में रिहाइश इख्तियार कर ली। यहीं मुशर्रफ ने सेनेट पैट्रिक स्कूल में तालीम हासिल की और फिर लाहौर में फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा। मुशर्रफ बचपन ही से निहायत चुस्त व चालाक और फर्तीले थे। अपनी किताब इन दी लाइन ऑफ फायर में मुशर्रफ लिखते हैं कि बचपन में एक रात वो सोए हुए थे कि अचानक आंख खुल गई। उन्हें महसूस हुआ कि सेठी की दूसरी तरफ कोई छुपा बैठा है। यकायक ख्याल आया कि ये चोर ही होगा। परवेज मुशर्रफ दबे पांव उठे और उसे यूं बावर कराया जैसे उन्हें कुछ देखा ही नहीं, और वालदा को जाकर सारी खबर दे दी। उनकी वालदा ने फौरन मोहल्ले वालों को आवाज दी, पुलिस आई और चोर को धर लिया गया। लेकिन आज अगर आप तारीख देखें तो इसी मुशर्रफ ने फिर एनआरओ को यूं तकसीम किया था जैसे पाकिस्तान से चोरी चोरी नहीं। खैर, एक और वाकया सुनते जाइए। ये एफसी कॉलेज का जमाना था। परवेज मुशर्रफ में एक जिम्नास्टिक के माहिर खिलाड़ी की सी भर्ती थी। उनके दोस्तों ने उनकी खूब तारीफ की और कहा कि आम के दरख्त से आम तोड़ लाओ तो तुम हमारे हीरो हो। मुशर्रफ कहते हैं कि फलों से लदी शाखों पर मैं टार्जन की तरह लिपकता और आम तोड़ता चला गया, लेकिन फिर अचानक एक भारी भरकम शाख जिस पर मैं लटका हुआ था टूटी और मैं धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। चोट इतनी शदीद थी कि मैं आंखें बंद करके पड़ा रह गया और मुझे सांस बंद होता महसूस हुआ। मेरे दोस्त समझे कि मैं मर चुका हूँ। ये मेरी मौत का पहला तजर्बा था। परवेज मुशर्रफ 1961 में सिर्फ 18 साल की उम्र में काकुल जा पहुंचे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया और सिलेक्शन हो जाने के बाद ट्रेनिंग करने लगे। इस दौरान उन्हें जो रूम मिला था उसके रूममेट में पाक फिजाइया के PQ मेहंदी और पाक बहरिया के अब्दुल अजीज मिर्जा थे। परवेज मुशर्रफ की उनके साथ जोड़ी ऐसी निभी कि परवेज मुशर्रफ खुद लिखते हैं कि दाखिले के इम्तिहानात और इंटरव्यूज देने के बाद हम तीनों कैडेट्स एक आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू फिल्म सवेरा देखने गए थे। वैसे आपस की बात है कि PMA में इस तरह फिल्म देखने निकल जाने पर कड़ी सजा मिलती है, लेकिन वो परवेज
परवेज मुशर्रफ ही क्या जो अपने दिल की ना माने। ऐसे ही एक मर्तबा मनमानी करने पर परवेज मुशर्रफ का कोर्ट मार्शल डिक्लेयर कर दिया गया और फिर ये कोर्ट मार्शल का विक्टिम आखिर कैसे आर्मी चीफ बन गया। लेकिन इससे पहले जरा ये देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने ऐसा क्या किया था कि आर्मी ऑफिशियल्स उनके कोर्ट मार्शल के दर पे हो गए थे। ये उस वक्त की बात है जब परवेज मुशर्रफ सेकंड लेफ्टिनेंट थे। उनकी पोस्टिंग छांगा मांगा में थी और वहाँ मौजूद जवान और ऑफिसर्स जिनके घर करीब थे हफ्ता 10 दिन में अपने घरों से हो आते थे। लेकिन बेचारे परवेज मुशर्रफ, उनका घर कराची में था और आना जाना भी इतना आसान नहीं था। चनाचे जब मुशर्रफ को घर की याद खूब सताने लगी तो उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी जो मंजूर ना हो सकी। बस फिर क्या था, हमेशा की तरह मनमानी करने वाले मुशर्रफ ने किसी सीनियर की बात भी ना सुनी और कराची चले गए। वहाँ 8 दिन की छुट्टी एंजॉय करके जब वापस ड्यूटी पर पहुंचे तो उनके कोर्ट मार्शल की तैयारियां हो रही थी। वो तो भला हो भारत का जिसने 1965 की जंग छेड़ दी और परवेज मुशर्रफ की जान बच गई। हुआ यूं कि जंग शुरू हुई तो परवेज मुशर्रफ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर माज पर डट कर लड़े। परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि जंग के बाद अफसराने बाला ने उनके लिए 2 इनाम मुकर्रर किए। लेकिन फिर हुआ यूं कि उन्हें एक तो तगमा मिला और दूसरी तरफ उनके कोर्ट मार्शल का फैसला वापस ले लिया गया। गोया आप कह सकते हैं कि इंडिया की तरफ से छेड़ी गई इस जंग का नतीजा ये निकला कि परवेज मुशर्रफ का कोर्ट मार्शल रुक गया। खैर किस्मत खुली तो ऐसे कि नवाज शरीफ वजीर आजम थे और परवेज मुशर्रफ सीनियरिटी के लिहाज से आर्मी जनरल में तीसरे नंबर पर। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा ले लिया था। इससे पहले वो सदर पाकिस्तान फरूक लगारी को भी बरतरफ कर चुके थे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला चाचे भी फूंक फूंक कर पीता है। बस सिर्फ इसी एहतियात की वजह से नवाज शरीफ ने मोस्ट सीनियर 2 जनरल्स को नजरअंदाज करके परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना डाला। ये नवाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती थी। परवेज मुशर्रफ के इस दौर पर हम किसी और डॉक्यूमेंट्री में बात करेंगे। फिर वो सारा किस्सा भी सुनाएंगे कि कैसे आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उल्टा और मुल्की तारीख का तवील तरीन मार्शल लॉ लगाया। लेकिन अभी सबसे मजेदार बात सुनिए। साफी मजहर अब्बास कहते हैं कि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि वो कभी मुशर्रफ से मिले न थे और ना ही परवेज मुशर्रफ ने किसी तरह आर्मी चीफ बनाने की सिफारिश नवाज शरीफ तक पहुंचाई थी। लेकिन आगे चलकर नवाज शरीफ को मुशर्रफ का स्टाइल पसंद न आया था। उस दौर में रवायत थी कि आर्मी चीफ अगर कैप लगाए होता तो वजीर आजम को सल्यूट करता था। लेकिन परवेज मुशर्रफ जब नवाज शरीफ से मिलते तो कैप उतार कर मिलते थे ताकि उन्हें सल्यूट करना न पड़े। दूसरा ये कि परवेज मुशर्रफ एक SSG कमांडो थे, उनके लहजे में रोब नुमाया था। ये सब बातें हजम करना नवाज शरीफ के लिए कंकर चबाने जैसा था। इसलिए मुल्क के इन 2 ताकतवर पिलर्स के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए और फिर नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ने ही में आफियत नजर आई। अरे मुस्कुराइए मत, गुज़िश्ता वाकयात की हालिया हालात से मुताबिकत महज इत्तफाकिया होगी। खैर नवाज शरीफ को सल्यूट न करने वाले परवेज मुशर्रफ पर फिर ऐसा वक्त भी आया जब पाकिस्तान के सदर ने उनके सल्यूट का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा था। ये दिन था 20 जून 2001। मार्शल लॉ लगे 1 साल हो चुका था। मुंतखब हुकूमत का सिर्फ एक नुमाइंदा अपने ओहदे पर बाकी था, वो थे सदर पाकिस्तान रफीक तारड़। 20 जून को ऐवान सदर मिलिट्री कमांडोज के सख्त घेरे में था, जिसकी वजह से आस पास इलाकों में मौजूद बच्चे स्कूल में न जा सके। इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने सदर रफीक तारड़ को इस्तीफा देने का बारहा कहा। आर्मी अफसरान ने उन पर दबाव भी डाला लेकिन सदर ने ये कहकर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया कि मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ। खैर परवेज मुशर्रफ ने अपने ऑफिस से खुद ही सदर मुमलिकत की बरतरफी के ऑर्डर्स जारी किए। मुनासिब और मनसब संभालने ऐवान सदर जा पहुंचे। इस मौका पर सदर ने अपना दफ्तर छोड़ दिया और नीचे पोर्च की तरफ रवाना हो गए। जनरल मुशर्रफ भी अलविदा कहने पोर्च में पहुंचे। सदर रफीक तारड़ के लिए बगैर झंडे की गाड़ी तैयार कराई गई जिसमें वो सवार हो गए। इस मौका पर जनरल मुशर्रफ ने उन्हें सल्यूट किया जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने भी अपनी एक तहरीर में इस वाक़े का जिक्र करते हुए सदर रफीक तारड़ की तारीफ की थी। देखा जाए तो परवेज मुशर्रफ इतने गहरे आदमी थे कि उनकी जात और कारनामों पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से फिलहाल इतना ही काफी है। बहुत जल्द आप हमारी अगली वीडियोस में परवेज मुशर्रफ के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। जाते जाते ये बताइए कि आपको हमारी
ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ جلد ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔